हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वह है फ्लूइड्स से संबंधित। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एनसीईआरटी की बुक आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आज हम इसी की हेल्प से पढ़ेंगे कि हमें क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। We will strictly study about the syllabus of 2020-21. Okay, so let's start. Mechanical properties of fluids. इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसके अंदर मेन चीज है कि हाउ आर फ्लूइड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स, व्हाट इज कॉमन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये सब हम कुछ पहले से जानते हैं। फ्लूइड्स और सॉलिड्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और मैटर जो होता है वो मैक्सिमम सॉलिड्स और फ्लूइड्स के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। ये सब हम जानते हैं। ओके, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस एंड प्रेशर acting on it. When we talk about fixed volume of solid and liquid, we mean its volume under atmospheric pressure. फिक्स वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या है, वो उसका मीनिंग होगा, है ना। हम वो उसी को मानेंगे जो हवा का जो अपने वातावरण का जो प्रेशर है उसके ऊपर ऑलरेडी पड़ रहा है, उसके अंदर उसका वॉल्यूम कितना है। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे द वॉल्यूम विल बी डिफरेंट। द डिफरेंस बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड और लिक्विड्स इज दैट फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रादर स्मॉल। यानी जो बाहर हम चेंज करते हैं प्रेशर में तो लिक्विड और सॉलिड में उसकी शेप में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, जबकि गैसेज में अगर आप बाहर की सिचुएशन बदलेंगे तो उसके अंदर लार्ज स्केल के ऊपर चेंज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। इन अदर वर्ड्स सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू द गैसेज। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंप्रेस कम होते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों कंप्रेस कम होते हैं गैसेस की वजह से। ठीक है, ओके, दीज आर द बेसिक थिंग्स। और एक दो चीजें हम टर्म और पढ़ते हैं, उसके बाद हम मेन लेसन पे आएंगे। तो पहली टर्म है प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, सेम वही उसी चीज को हम प्रेशर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर के लिए आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ एक इस कंटेनर में लिक्विड है और वो क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, समझ में आई? यस। अब देखो यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेशर को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आ जाइए जहां मेरा कर्सर है। When an object is submerged in a fluid at rest, the liquid exerts a force on its surface. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबोएंगे तो वहां पर फ्लूइड ऑल डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। This force is always normal to the object surface. ये फोर्स कैसा होता है, इसकी जो ऑब्जेक्ट की सरफेस होती है उसके नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर। This is so because if there are a component of force parallel to the surface, the object will also exert a force on the fluid parallel to it. As a consequence, Newton's third law. This force will cause the fluid to flow parallel to the surface. Since the fluid is at rest, it cannot happen. समझ में आई कहानी? ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इसके पैरेलल है। पैरेलल अगर होगा तो क्या होगा बच्चों, ये अब इसके ये ऑब्जेक्ट भी प्रेशर क्रिएट करेगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में आ जाएगा। इसके ऊपर अगर ऐसे यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा पैरेलल इसकी सरफेस के तो क्या होगा, तो ये इस तरह घूमने लग जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। When we are observing that the object is in the rest, so we easily can say that the pressure exerting is only the normal. यहाँ पर केवल और केवल नॉर्मल डायरेक्शन से ही इसके ऊपर फोर्स है।
Hence, the force exerted by the fluid at rest has to be a perpendicular to the surface in contact with it. It is shown in the 10.a, यानी इस फिगर में ये दिखाया। ये इसको मेजर करने के लिए एक एपरेटस, आइडियल एपरेटस है। इसमें क्या करते हैं, ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेस फोर्स ज्यादा लगेगा इस एरिया पर, तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स के रूप में ये इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लिमिट डेल ए इज टेंडिंग टू 0, डेल एफ अपॉन डेल ए। इसका कहने का मतलब ये लिमिटिंग सेंस में, ये आप बिल्कुल ये कह रहा है कि द प्रेशर इज देन डिफाइंड इन ए लिमिटिंग सेंस। लिमिटिंग सेंस का मतलब आपको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रेशर जो है डेल एफ अपॉन डेल है, और डेल ए बहुत ही छोटा है। वैसे हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगेगा दैट इज प्रेशर। बट हम बहुत ही स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये लिमिट टेंडिंग डेल ए इज टेंडिंग टू 0, डेल एफ अपॉन डेल ए। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है। वी रिमाइंड द रीडर that it is a component of the force normal to the area under consideration and not to the vector force that appears in the numerator. Its dimensions are ml-1 t2। ये डायमेंशन नॉर्मली हम जैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t-2। द SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन meter power -2। It has been named as Pascal in honor of the French scientist Blaise Pascal, who carried out pioneering studies on the fluid pressure। पास्कल की याद में इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, एक और यूनिट होती है इसकी, दैट इज ATM। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एक एटीएम किसके इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है एक एटीएम। कहने का मतलब ये है कि हम इसको अगर नॉर्मली समझे तो एटमॉस्फेयर का पर यूनिट एरिया कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो इसके इक्वल होता है। इसको आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये प्रेशर जो था आपके दिमाग में डिफाइन हो जाना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग दैट प्रेशर इज exerted from all the direction on the object and it can be calculated by the formula of del F upon del A। ठीक है, और ये इसकी यूनिट की हम डिस्कस कर चुके हैं। पास्कल होगी, न्यूटन मीटर की पावर -2 होगी, या फिर हम उसको कहेंगे एटीएम। Another quantity that is indispensable in the describing fluids is density। हम डेंसिटी रॉ की बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा काम आएगी, दैट इज m/v। डायमेंशन की अपन बात करेंगे तो m और v की क्या होती है, l3, सो ml⁻⁻3। इसकी यूनिट हो जाएगी kg/m³। ठीक है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन ये रो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मास आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव मिलेगा, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, चलो, डेंसिटी वाटर की जो होती है वो एबनॉर्मल बिहेव करती है, आप लोग जानते हो इसको, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ये 1 × 10⁻³ kg/m³ होती है। ठीक है, तो 10⁻³ kg/m³ वाटर को मानते हैं 4 डिग्री पे। सी वाटर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1.03 होती है, मरकरी की 13.6 होती है, एथिल अल्कोहल की 0.806 × 10⁻³ होती है, और ये सब कुछ इस तरह
डेंसिटीज है जो आप एनसीईआरटी की बुक में आराम से देख सकते हैं, और इनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजों का ये ध्यान रखना है अपने मरकरी वगैरह का कि ये कितनी ज्यादा है इसे, ठीक है, कितनी ज्यादा है, ये बात है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आज थोड़ा सा लेसन हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक, इसके अंदर कई एग्जांपल्स भी है। स्टार्ट करते हैं लेसन को। इतनी देर हम टर्म पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है? पास्कल ने ये बताया, द फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल observed that the pressure in the fluid at rest is the same at all points if they are at the same height। यहाँ देखो बहुत ही सिंपल सा दिया कि एक सेम हाइट पर जितने भी सरफेस है, कहीं पर भी फ्लूइड जो प्रेशर डालेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सेम हाइट पर कहीं पर भी प्रेशर डालेगा वो इक्वल होगा। मान लीजिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी हाइट हमें बहुत कम लेनी पड़ेगी, ऐसे ऑन और अबाउट ये सेम हाइट पर है। तो ऐसी स्थिति में एफ है जो ए साइड पर आ रहा है, जो बी पर प्रेशर आ रहा है एफ बी एफ सी, ऑल आर इक्वल, प्रेशर इक्वल है। फोर्स चाहे कितना ही अलग अलग हो सकता है। तो प्रेशर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ? क्या हो गया भाई, है क्या हो जाएगा? एफ ए अपॉन ए का मतलब एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। इसको देखो यहां पर इसने वापस एक्सप्लेन किया है। इन्होंने क्या है, इसके कंपोनेंट लिए, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पर जो वाट एवर इट इज रिटन, पहला लिखा है कि जो इसका एफ बी साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा पर है, दोनों सेम एंगल थीटा पर है, तो एफ बी साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पर किसके इक्वल होगा? इसका साइन थीटा वाला कंसेप्ट कंपोनेंट इसके इक्वल होगा। एफ बी साइन थीटा इसके इक्वल आएगा, तो एफ सी के ये इक्वल लिख दिया। इसी तरह एफ बी कोस थीटा नीचे की तरफ आएगा, है ना, ये ओरिजिनल कंपोनेंट हो गया इस एफ बी का, दैट इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एरिया का लूं कंपोनेंट, तो ए बी, ये बी सरफेस है, तो इसका एरिया ए बी साइन थीटा तो आ जाएगा इस ए सी के इक्वल आ जाएगा, और ए बी कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? इस एफ ए के। कंपोनेंट लेना आपको वेक्टर में बढ़िया से बताया हुआ है। तो ये चीजें कंपोनेंट ले लो पहले। अब आप यहाँ पर देख लो इसे डिवाइड करके कि एफ बी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा? साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ सी अपॉन ए सी। और अगर यहाँ पर हम लेंगे एफ ए अपॉन, तो ये अगेन एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा। यानी तीनों जगह जो एफ अपॉन ए जो आएगा वो इक्वल आएगा। इस सरफेस पे ले लो, चाहे इस सरफेस पे ले लो, चाहे इस सरफेस पे ले लो, ए बी और सी तीनों सरफेसेस पे प्रेशर, यानी मैं कह सकता हूं एफ अपॉन ए सेम आएगा। सो इस तरह हम पास्कल लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। Hence pressure exerted is same in all the direction in a fluid at rest। समझ गए? प्रेशर सब जगह सेम रहेगा, बट जो कंडीशन है वो हमें याद रखनी है, एट द सेम हाइट, ठीक है। दिस इज द पास्कल लॉ। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। सेम हाइट पर सेम प्रेशर होगा, किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए। तो क्या हाइट चेंज होगी तो प्रेशर चेंज होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसको देखते हैं कितना इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ यानी हाइट का चेंज होना। कंसीडर अ फ्लूइड एट रेस्ट इन द कंटेनर। इन ये 10.3 जो है इसको देखते हैं अपन। देखो बड़े आराम से इस चीज को समझो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर ये h हाइट का है। कितनी हाइट का है? h हाइट का है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर जो प्रेशर है इस साइड पर और यहाँ का जो प्रेशर है वो अलग अलग होगा, क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि इस हाइट पर तो सब जगह सेम है और इस हाइट पर भी सब जगह सेम है, बट इस हाइट में ये हाइट 2 और ये हाइट 1, इन दोनों 1 और 2 में प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो प्रेशर में डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर क्या होता है? एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए, अगर यहां पर प्रेशर 1 पर P1 है, यहां P2 है, तो यहां पर फोर्स कितना लग गया? यहां फोर्स लग गया P1A और यहां पर कितना लग गया? P2A, है ना? P क्या होता है? F अपॉन ए होता है। तो फोर्स कितना आ गया? P2A। ए तो सेम है दोनों तरफ, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? फोर्स में, फोर्स में डिफरेंस हो गया P2 माइनस P1 ऑफ ए। अब इसको समझो आप, अब आ जाओ आप यहां पर। P2A माइनस P1 है, P2A माइनस P1 है, और ये फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? ये इसके भार से, इसके वेट से, सो दैट इज इक्वल टू mg। सो P2 माइनस P1 ऑफ A इज इक्वल टू mg। क्लियर? now rho is the mass density of the liquid. We have to the mass of the fluid to be m is equal to rho v। तो रो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो एच ए, दैट इज वॉल्यूम v है। सो आई कैन राइट m इज इक्वल टू रो एच ए। इस m की जगह लिख दो रो एच ए। तो a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या? रो जी एच। सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। यहां पर इस पहली सरफेस के, फर्स्ट सरफेस के और सेकेंड सरफेस के बीच में जो P2 माइनस P1 यानी प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच। और ये रो जी एच इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्रेशन है। हमें ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। Pressure difference depend on the vertical distance h, mass density of the fluid rho and acceleration due to gravity g। समझ गए? ये प्रेशर डिफरेंस है। यानी मुझे यहाँ पर अगर P2 माइनस P1, यानी अगर मेरे पास मुझे P2 निकालना है और P1 का मुझे पता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूं, P2 माइनस P1 है तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं होकर यहां आ जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट, अब देखो सेकंड कंडीशन सोच रहे हैं, P2 माइनस P1 तो रो जी एच हो गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये यहां आ जाए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? इसका जो फर्स्ट सरफेस है वो सीधा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। फर्स्ट सरफेस कहाँ आ जाएगा? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी यहां जो अब प्रेशर लगेगा वो कौन सा लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो मैं P1 की जगह लिख दूंगा PA। यहां PA का मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। सो P2 मतलब इस पॉइंट सरफेस पे लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा PA प्लस रो जी एच। बहुत बढ़िया। P इज इक्वल टू आ जाएगा PA प्लस रो जी एच। Thus the pressure P at depth below the surface of a liquid open to the atmosphere is greater than atmosphere pressure by an amount rho gh. The excess of the pressure P minus PA at depth h is called gauge pressure at that point. ये यहाँ पर गेज प्रेशर है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? P2 माइनस P1 यानी रो जी एच क्या है? गेज प्रेशर है। इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। और बच्चों यहाँ जो अंदर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर से भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ साथ यहाँ पर सेकेंडरी जो काम कर रहा है वो है लिक्विड का प्रेशर। ठीक है,
समझ में आया? अब यहाँ पर कहीं एरिया आया? नहीं। यहाँ कहीं एरिया का कोई फैक्टर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि बिना हमें एरिया को सोचे केवल हाइट पे कंसंट्रेट करना है जब भी प्रेशर की बात आए। इसका इंपॉर्टेंट यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स में क्या करते हैं, अलग अलग बेस पर ये यहाँ पर एरिया लेते हुए आपको तीन तरह के ए बी सी और तीन इस तरह के ओपन सरफेस दे दिए और आपको कहा जा रहा है कि बताइए कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो चाहे आपका एरिया ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो तीनों का सेम हाइट पर होने की वजह से इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, और तो प्रेशर सेम होगा तो लिक्विड भी सेम हाइट तक रेज होगा, ये ऐसा ही यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, the pressure of the atmosphere at any point is equal to the weight of a column of the air of unit cross sectional area extending from that part of to the top of the atmosphere। ये क्या कह रहा है कि प्रेशर है क्या, वहां वो जितना भी लिक्विड है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो जो भी लिक्विड है या जो व्हाटएवर इट दैट इज एयर, तो वहां उस जो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर उस पूरे के पूरे कॉलम के वेट के इक्वल है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर निकालना है कि प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर, तो इससे ऊपर जितनी भी एयर है उसका वेट क्या है, उसका जो mg होगा, वेट जो होगा, that will be equal to the pressure and this is called atmospheric pressure। जो सी लेवल पर इसकी वैल्यू है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है, जिसको अपन 1 atm बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल को हम 1 atm बोलते हैं। इटालियन साइंटिस्ट Evangelista Torricelli devised for the first time a method of measuring the atmospheric pressure। कहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये सबसे पहले टोरिसेली ने बताया था, है ना। इसके लिए उसने एक डिवाइस बनाया, और डिवाइस कैसे बनाया, ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज टू वन एंड एंड फिल्ड विथ मर्करी इन्वर्टेड इनटू अ ट्रफ ऑफ मर्करी। एक मर्करी के ट्रफ में उसको उल्टा रख दिया था एक भरकर ट्यूब को, इसको मर्करी बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मर्करी बैरोमीटर। द स्पेस अबव द mercury column in the tube contains only mercury vapor was pressure P is so small that it may be neglected, thus the pressure at the point A is equal to 0। ये अपन आगे डायग्राम पे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। The pressure inside the column, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, तब समझ में आएगा। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इस डायग्राम को देखिए आप। यहाँ पर एक मरकरी का ट्रब भरा हुआ है, मतलब मरकरी पूरी तरह इस टब में भरा हुआ है, इसमें भी मरकरी भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको उल्टा रख दिया। ठीक है, इसको उल्टा रख दिया। उल्टा रखने से क्या हुआ है कि यहाँ पर जितना प्रेशर आएगा इसको मेजर करेंगे यहाँ से। यहाँ तो प्रेशर है नहीं, क्योंकि यहाँ तो किसी पहले से ये भर के फिर इसको उल्टा रखा है, तो यहाँ किसी तरह का प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाइट है मरकरी की, ये उसको मेजर करने के काम आएगी, किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और मरकरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये यहाँ पर रो जी एच, तो रो जब ज्यादा होगा तो हाइट कम आएगी, तो जिसको अपन आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स आती है, अगर मैं इसकी जगह कुछ और ले लूं, लो
लो डेंसिटी का कोई मटेरियल काम में लूंगा, है ना, तो क्या होगा, तो ये हाइट बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना होगा, गैस प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। तो रो जब कम होगा तो हाइट बढ़ जाएगी और उसको मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने टॉरिसेली ने ये बनाया था। ओके, अच्छा, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इन द एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर हैज अ हाइट ऑफ अबाउट 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल। सी लेवल पर सी लेवल पर इस कॉलम की हाइट कितनी आई थी, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द वैल्यू ऑफ रो इन द इक्वेशन 10.8, यानी जिसको भी अगर इसको जैसे अपन मरकरी की जो वैल्यू देखी थी उसकी वजह से हमें हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉमन वे ऑफ स्टेटिंग प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और एमएम ऑफ मरकरी, अगर अपन इसको सेंटीमीटर में बताए तो एक एटीएम को 76 सेंटीमीटर से लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एटीएम 76 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर 1 एटीएम है तो वहां पर मरकरी कॉलम की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है ना, इसको 1 एटीएम कहेंगे अगर 76 सेंटीमीटर की हाइट आती। अब सोचिए कि अगर मरकरी है इतना हाई डेंसिटी का तब 76 आ रही है, तो अगर मैं लो डेंसिटी का अगर कोई मटेरियल काम में लूंगा तो वो कितनी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, a pressure equivalent to 1 mm is called the torr। ठीक है, 1 mm हाइट के लिए जो प्रेशर होगा उसके इक्विवेलेंट 76 सेंटीमीटर के लिए, तो आपको बता ही दिया मैंने 76 सेंटीमीटर के लिए 1 एटीएम होगा। तो अगर 1 mm के लिए जितना प्रेशर आएगा उसको बोल देंगे टॉर, टॉरिसेली के नाम पे, और इस टॉर की वैल्यू होती है 133 पास्कल। समझ में आया, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 133 पास्कल। द mm of mercury and torr are used in medicine and physiology. In metrology a common unit is the bar and millibar। और मेट्रोलॉजी में इसको कौन सी यूनिट काम लेते हैं, बार। बार किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट हो गई, एटीएम हो गई, टोर हो गई, बार हो गई, पास्कल हो गई। ये 4 यूनिट हो गई आपकी इसको मेजर करने के लिए। किसको मेजर करेंगे हम इससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रेशर जो होगा P माइनस पी ए, जो गेज डिफरेंस गेज प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइट के। हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक इस तरह का भी यूट्यूब मैनोमीटर भी आया था, इससे भी प्रेशर मेजर किया जा सकता है। इसका कंसेप्ट सेम है। इसमें क्या होता है कि डेंसिटी जो है लिक्विड में वेरी करती है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या है, गैस से भरा हुआ एक जो ट्यूब थी वो उसके साथ इसको जोड़ दिया। गैस से भरी हुई ट्यूब से क्या है, इसका प्रेशर चेंज नहीं होता और इसके बेस पे इसको मेजर कर सकते हैं। भाई कंसेप्ट सेम है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ए और बी दोनों पे प्रेशर सेम होगा, दोनों सेम हाइट पे। तो इससे ऊपर जितनी एक्स्ट्रा हाइट है ये इसकी मदद से हम ये जो ओपन है यहाँ से, तो यहाँ पर तो केवल जैसे मैंने आपको जब प्रेशर समझा रहा था तो बताया था कि ऊपर जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काम आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया पी ए यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा P जिसको हमें फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू PA। P और PB के दोनों इक्वल होगा और दोनों का गेज डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच। तो इस एच की हाइट मालूम करके हम इसका यहाँ पर, इसका नोन है अपने को, इसका पहले से पता है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर्टिकुलर प्लेस पर कितना है। तो बहुत डिटेल में हमने देख लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल्स आ गए। यू शुड आल्सो कंसंट्रेट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स, है ना। और उसके बाद अपन एक ये आज का लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर कल देखेंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में।
हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन कैसे काम करती है? Let's now consider what happens when we change the pressure on a fluid contains in a vessel. एक विसल में अगर हम प्रेशर चेंज करें तो क्या होगा? Consider a horizontal cylinder with a piston and 3 vertical tubes at different points. ये आप देख रहे हैं 3 अलग अलग एरिया का, एक में बेस कम है, ऊपर से ओपन है, दूसरे में ऊपर से थोड़ा सा नैरो है, नीचे बेस ज्यादा है, और एक यहाँ पर सेम है। इसके अंदर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं तो क्या होगा? The pressure in the horizontal cylinder is indicated by the height of the liquid column in the vertical tubes. It is necessary the same at in all. यानी सब जगह सेम होगा, एक सेम हाइट पर सेम होगा। If you push the piston, the blood level rise in the all the tubes. सब पे बढ़ेगा एक जैसा। जैसे क्यों? क्योंकि जो भी प्रेशर होगा वो यहाँ पर सेम हाइट पर सेम होगा। तीनों में ही वाटर जो लिक्विड का लेवल है वो रेज होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सेम लेवल पर होगा। This indicates that when the pressure on the cylinder was increased, it was distributed uniformly throughout. इसका मतलब वो जो प्रेशर हमने इंक्रीज किया था वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे मतलब क्या निकला इसका? We can say whenever external pressure is applied on any part of the fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions. ये कम हो जाएगा और सबके अंदर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। This is another form of Pascal law and it has many application in daily life. इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इनके अंदर इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसमें काफी डिटेल में बताया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एरिया है, जो प्रेशर है वो इक्वल है तीनों में, तो यहां पर जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? F अपॉन ए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? F अपॉन ए। अब प्रेशर तो है सेम और फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी Pa। यहां पर Pa, यहां पर Pa, यहां पर Pa। दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि P तो सेम है, एरिया अलग अलग है, तो Pa जो यहां का होगा वो कम होगा क्योंकि एरिया कम है ना। तो Pa कम होगा और यहां का थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा है तो P तो सेम है, तो फोर्स ज्यादा लग गया। समझ में आया? फोर्स क्या हो गया? ज्यादा लग गया। F क्या आएगा? P इंटू ए। P सेम है सब जगह, एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसको यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में। कैसे? अगले पेज पे देखते हैं, कोई अगर इसमें बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ है तो। ट्रक वगैरह में आप लोग देखते हो, ये देखिए यहां मैंने कम एरिया पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा कि प्रेशर तो सब जगह सेम होगा। अब यहां हम ज्यादा एरिया में अगर इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। प्रेशर सेम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये इस व्हीकल को ये लिफ्ट के रूप में उठा लेगा। अब यहाँ पर एक टर्म आती है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। यहां पर इस डिवाइस के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? उसकी टर्म होगी A2 अपॉन A1। कैसे? P1A1 इज इक्वल टू P2A2। P सेम है, फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स कैसे निकालेंगे? P P कितना है? F1 अपॉन A1। तो ये जो A1 अपॉन A2 है ये है मैकेनिकल एडवांटेज। फोर्स आपने कम भी लगाया लेकिन A2 ज्यादा होने की वजह से F2 बहुत ज्यादा लग गया। A2 A1 से ज्यादा होने की वजह से F2 ज्यादा लग गया। तो ये A2 अपॉन A1 है, ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये आपको सपोर्ट करेगा बड़ी भारी चीज को भी उठाने में। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ।
ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। इसके अलावा तो इसके अंदर हम आगे जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है बहुत सारा लिखा है इसमें, लेकिन स्ट्रीम लाइन फ्लो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको कवर कर लेना, जितना है इसको कवर कर लेना, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रीमलाइन फ्लो से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, गिव योर अटेंडेंस एंड गुड बाय टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।